नमस्कार। आपका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। मैं अनु शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज हम एक महत्वपूर्ण उपन्यास के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जो है आपका बंटी उपन्यास, जो आप लोग देख पा रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है और एक एक बिंदु पढ़ेंगे। जो भी इस YouTube चैनल से जुड़े हैं उनको जानकारी होगी कि हम एक एक बिंदु पढ़ते हैं, परीक्षा उपयोगी दृष्टि से पढ़ते हैं। बेवजह की चीज़ों को हम छोड़कर जो परीक्षा जिस प्रकार पैटर्न बदलता जा रहे हैं उसको ध्यान में रखकर पढ़ते हैं। आपका बंटी आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि मनु भंडारी का बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। और यह उपन्यास जो है तलाकशुदा दंपत्ति और उसकी संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया उपन्यास है। ध्यान में रखते चलेंगे जो जो चीजें मैं बता रही हूँ। आपका बंटी उपन्यास किस दंपत्ति को आधार बनाकर लिखा गया है? तलाकशुदा और उसके संतान को केंद्र में रखकर लिखा गया है यह उपन्यास आपका बंटी। संबंध विच्छेद की स्थिति में बच्चे की परवरिश किस तरह प्रभावित होती है, उसका यथार्थ चित्रण, उसका यथार्थ अंकन हमें इस उपन्यास में देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे और आपको आपके मस्तिष्क में एक बिंब चलेगा कि किस प्रकार परिस्थितियां घटित होती चली जा रही हैं बंटी के साथ, ठीक। और यथार्थ रूप लगेगा आपको कि एक मूवी चल रहा है मेरे सामने, उस तरह से, ठीक। और आपका बंटी उपन्यास जो है बाल मनोविज्ञान का बहुत उत्कृष्ट उदाहरण भी है यह उपन्यास। एक बार साक्षात्कार में स्वयं मनु भंडारी जी यह स्वीकार करती हैं कि आपका बंटी लिखते समय मुझे याद है कि मैं एकांत पाने के लिए कॉलेज हॉस्टल में मैंने एक कमरा लिया था। कहाँ कहाँ बात कर रही हैं? तो एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा था कि जब वो आपका बंटी उपन्यास लिख रही थी तो उन्होंने क्या किया था, एक कमरा लिया था। क्यों लिया था? एकांत के लिए, ठीक, ताकि उनको कोई डिस्टरबेंस ना हो अनदर, ठीक। और उसे लिखने के दौरान कई बार रो पड़ी थी मनु भंडारी। एक ना एक कैरेक्टर के साथ वे हमेशा खो जाती थी। वे स्वयं लिख रही हैं, स्वगत लिख रही हैं, और किस उपन्यास के बारे में लिख रही हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। आपका बंटी के बारे में लिख रही हैं कि इस उपन्यास को लिखने के लिए उन्होंने एक कमरा लिया था ताकि उनको एकांत प्राप्त हो सके। और उपन्यास लिखने के दौरान वो कई बार रो भी पड़ी थी। इतनी तल्लीनता के साथ उन्होंने इस उपन्यास को लिखा है, इसलिए तो इतना प्रसिद्ध भी है। और एक न एक कैरेक्टर के साथ वो हमेशा एक कैरेक्टर के साथ वो हमेशा खो जाती थी, ठीक। और ये जो उपन्यास है दरअसल मोहन राकेश व उनकी पत्नी की दूसरी शादी को लेकर लिखा गया उपन्यास है। और मोहन राकेश और उनकी दूसरी पत्नी के विवाह के बाद उनके बेटे की मनोदशा को आधार बनाकर लिखा गया उपन्यास है। बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपका बंटी, विशेष रूप से ये बंटी किसका है, किसका पुत्र है? अगर कहा जाए तो ये मोहन राकेश का पुत्र है, ठीक। क्यों क्यों उन्होंने इस बंटी को आधार बनाया? क्योंकि माना जाता है कि मनु भंडारी का मोहन राकेश और उनके परिवार के साथ बहुत गहरा लगाव था, इसीलिए उन्होंने जुड़ी हुई थी और जो परिस्थितियां वो देख रही थी उसके आधार पर उन्होंने आपका बंटी उपन्यास का सृजन किया है। और भूमिका जब हम पढ़ेंगे तो देखेंगे क्या क्या चीजें वो लिख रही हैं इस उपन्यास के बारे में। एक एक बिंदु चलते हैं, पढ़ते हैं। आपका बंटी मनु भंडारी का सुप्रसिद्ध और स्वतंत्र रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है। पूछा जा सकता है कि स्वतंत्र रूप से लिखा गया मनु भंडारी का प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है कि स्वतंत्र रूप से लिखा गया मनु भंडारी का प्रथम उपन्यास है आपका बंटी, जो तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चों पर पड़ने वाले प्रभाव से जुड़ा है, ठीक। किससे जुड़ा है? तलाकशुदा दंपत्ति से जुड़ा है। तो मैं पहले ही बता चुकी कि तलाकशुदा दंपत्ति के बच्चे को केंद्र में रखकर यह उपन्यास लिखा गया है। यह कालजयी उपन्यास हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। यह मनु भंडारी द्वारा रचित एक बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। मैं आपने पहले ही बताया कि यह किस प्रकार का उपन्यास है, बाल मनोवैज्ञानिक उपन्यास है। 16 भागों में विभक्त है। यह उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? यहाँ से एक एक बिंदु प्रश्न बन रहा है, ध्यान में रखिएगा। सबसे पहला प्रश्न मैंने क्या बताया कि स्वतंत्र रूप से लिखा गया पहला उपन्यास कौन सा है? तो स्वतंत्र रूप से लिखा गया उपन्यास है हमारा आपका बंटी, जो आज का विषय है।
दूसरा है आपका बंटी विशेष रूप से किसे आधार बनाकर चल रही है यह उपन्यास, तो बाल मनोविज्ञान को आधार बनाकर चल रही है। दूसरा नंबर ये प्रश्न बना हमारा। तीसरा नंबर प्रश्न बन रहा है कि आपका बंटी जो उपन्यास हम पढ़ रहे हैं वह कितने भागों में विभक्त है, तो वह 16 भागों में विभक्त है। इसका प्रकाशन 1970 है और इस जो उपन्यास हम पढ़ रहे हैं उसका प्रकाशन वर्ष है 1970। उपन्यास का प्रारंभ शकुन और बंटी के भावात्मक वर्णन के साथ होता है और जब हम उपन्यास को आरंभ में पढ़ेंगे तो आरंभ में देखेंगे कि शकुन केंद्र में रहती है, पर धीरे धीरे जैसे उपन्यास आगे बढ़ते जाता है केंद्र में कौन आते जाता है, बंटी। ठीक, इस उपन्यास के केंद्र में बंटी है जो पारिवारिक विसंगति का शिकार है। कौन है पारिवारिक विसंगति का शिकार, तो बंटी। शकुन और अजय का तलाक हो चुका है, किंतु इसका पता बंटी को अपने दोस्त टीटू के द्वारा चलता है। बंटी हम देखेंगे आगे कि 8-9 वर्ष का बालक है, तो 8-9 वर्ष का बालक ये सब चीजें उतना नहीं जानता है कि ये तलाक क्या होता है, ये अलगाव क्या होता है, क्यों उसके मम्मी पापा साथ में नहीं रहते हैं, वगैरह वगैरह चीजें उतना उसको जानकारी नहीं होती है इस संबंध में। तो उसको शकुन और अजय का तलाक हो गया है इसका पता किससे चलता है, उसका एक दोस्त होता है और उस दोस्त का क्या नाम है, टीटू। उससे चलता है कि उसके मम्मी और उसके पापा का तलाक हो चुका है। और शकुन और अजय के विफल वैवाहिक जीवन का सबसे अधिक प्रभाव उसके बेटे बंटी पर ही पड़ता है। यह उपन्यास हर उस बच्चे की कहानी है जो इस प्रकार की परिस्थिति के बीच पिसकर अकेले जड़हीन और अनचाहे होते चले जाने के अभिशप्त हैं। जब हम देखेंगे धीरे धीरे, जब हम उपन्यास को पढ़ते जाएंगे तो देखेंगे कि धीरे धीरे बंटी सभी चीजों से कटता चला जाता है और एक तरह से वो अपने आप को बेवजह की चीज मानने लगता है। ठीक, और अकेले रहने लगता है, जड़हीन, किसी से उसका जुड़ाव नहीं होता है, ना उसके पापा से तो उतना वैसे ही नहीं होता है, उसकी मम्मी से भी जुड़ाव नहीं होता है, उसके मित्रों से भी जुड़ाव नहीं होता है, डॉक्टर जोशी के बच्चों से भी जुड़ाव नहीं होता है। धीरे धीरे वो अपने आप को व्यर्थ की चीज समझने लगता है। कौन, बंटी। कथासार क्या है, कथासार को संक्षिप्त रूप में देख लेंगे। तलाक की समस्या पर केंद्रित इस उपन्यास में मनु भंडारी ने बाल मनोविज्ञान की मार्मिक परतों को खोला है। तलाक की इस समस्या के केंद्र में बंटी है, ये कई बार हम अभी पढ़ चुके हैं, जिसके पिता का नाम अजय है। बंटी के पिता का क्या नाम है, बंटी के पिता का नाम है अजय, ध्यान में रखेंगे, और उसकी माँ का नाम है शकुन। ठीक, शकुन आधुनिक एवं स्वतंत्र विचारों वाली आधुनिक स्त्री है। ठीक, किस प्रकार की, स्वतंत्र विचारों वाली है, दबंग टाइप की है। ठीक, और एक तरह से पुरुषों से टक्कर लेने वाली स्त्री है। वहीं अजय अहम भाव से भरा हुआ पुरुष है। देखेंगे तो इसका चरित्र जो है पुरुषवादी चरित्र के रूप में उभरता है। हम चूंकि सभी चीजें पढ़ेंगे आगे। दोनों में से कोई रिश्ते को लेकर झुकने को तैयार ही नहीं है। क्यों क्यों नहीं तैयार है, क्योंकि दोनों ही आर्थिक रूप से स्वतंत्र हैं। देखेंगे हम कि शकुन क्या है, प्राचार्य है, और अजय भी अच्छा खासा जॉब में है, तो दोनों में से कोई झुकने को तैयार ही नहीं, क्योंकि आर्थिक रूप से दोनों ही स्वतंत्र हैं। वे केवल एक दूसरे के झुकने की प्रतीक्षा करते हैं ताकि एक बड़ा दिल करके दूसरे को माफ कर सके। दोनों में से कोई झुकने को तैयार नहीं, दोनों कौन, अजय और शकुन। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और अंततः एक दिन दोनों के बीच तलाक हो गया और दोनों में से कोई झुकता नहीं है और अंततः तलाक हो जाता है। अजय मीरा नामक एक स्त्री के साथ रहने लगता है। अब ये मीरा कौन है, मीरा जिसके साथ पहले से ही स्त्री पत्नीवत संबंध रहता है अजय का। और इधर शकुन भी डॉक्टर जोशी के साथ रहने लगती है। चूंकि शकुन को थोड़ा सा यकीन होता है, क्योंकि अजय बंटी से मिलने आया करता था, तो शकुन को लगता है कि धीरे धीरे शायद बंटी के जरिए ही रिश्ते सुधर जाएं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब शकुन को मालूम होता है कि अजय मीरा के साथ रहने लग गया है,
तो वो बहुत टूट जाती है और अंततः वह किससे विवाह करती है? डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है और उसके घर चली जाती है। जोशी के 2 बच्चे उनकी पहली पत्नी से उत्पन्न थे। डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी का नाम है प्रमिला। एक एक बिंदु चूंकि मैं बताऊंगी पहले, फिर भी जान के रखिए। जोशी डॉक्टर जोशी के पहली पत्नी का क्या नाम है? प्रमिला, जिसका देहांत हो गया है इस उपन्यास में हम पढ़ेंगे तो। और उसके 2 बच्चे हैं पहले के। बंटी को डॉक्टर जोशी का घर नहीं जचता। वह पाता है कि माँ उसे अब पहले की तरह प्यार नहीं करती और ना ही अपने पास सुलाती है। जब उपन्यास आगे बढ़ते जाता है और विवाह करके शकुन डॉक्टर जोशी के घर चली जाती है, तो वह दोनों बच्चों को, जो डॉक्टर जोशी के दोनों बच्चे हैं, उसको प्रेम करती है। तो बंटी को ईर्ष्या होती है उसको, और लगता है कि मेरा जो प्रेम है वो बट जा रहा है लोगों में। इससे भी वो और चिड़चिड़ा होता चला जाता है। वह डॉक्टर जोशी के घर खुद को उपेक्षित महसूस करता है। वह कौन? बंटी। ठीक। उसे माँ शकुन का डॉक्टर जोशी के साथ कमरे में सोते देखना अच्छा नहीं लगता है। उसे शकुन से घृणा होने लगती है और गुस्से में वह पापा अजय को फोन करके कलकत्ता उसके पास आने को कहता है। और उसके पापा अजय कहाँ रहते थे? कलकत्ता। और जब धीरे धीरे अपनी माँ से उसको घृणा होने लगती है और अपने पापा को फोन करता है और कहता है कलकत्ता ले जाने को, किंतु वहां भी वैसा ही माहौल रहता है। ठीक। और उसको उस तरह का लगाव वैसे ही पापा से नहीं था। ठीक। सौतेली माँ मीरा को भी वह अपना नहीं पाता। सौतेली माँ जो उसकी मीरा, जो अजय की पत्नी है अब, उसको भी वो अपना नहीं पाता है माँ के तौर पर। अंत में अजय उसे हॉस्टल में दाखिल कर देता है, जहां वह अनाथ जैसा जीवन जीने को मजबूर होता है। ठीक। कौन? बंटी। अजय शकुन के अपने स्वार्थ में बेटे का जीवन पिसता चला जाता है। दोनों में से किसी के पास त्याग की भावना नहीं है। बच्चे के लिए कोई भी एक दूसरे की गलतियों को नहीं भूलना चाहता। अंततः बंटी इस खंडित रिश्ते के बीच त्रासदी का शिकार हो जाता है। कौन इस त्रासदी का शिकार होता है? दाम्पत्य जीवन की जो त्रासदी है उसका शिकार कौन होता है? बंटी। ठीक। प्रमुख पात्र देख लेते हैं। प्रमुख पात्र पढ़ ही रहे हैं। प्रमुख पात्रों में हमारा प्रमुख पात्र है, केंद्रीय पात्र है बंटी, जिसका सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है ये कि बंटी का नाम क्या है, पूरा नाम क्या है। ये पूछा गया है प्रश्न यूजीसी में, ध्यान में रखिएगा। क्योंकि एक एक बिंदु जो यूजीसी में पूछा गया है वही चीजें उठाई जाती हैं, और जो पूछने की संभावना है वही चीजें ही उठाई जाती हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो बंटी का पूरा नाम क्या है? तो बंटी का पूरा नाम है अरूप बत्रा। ठीक। क्या है वो? केंद्रीय पात्र है। समस्त घटनाओं, स्थितियों, विचारों, भावनाओं तथा प्रश्नों की धुरी है। वो कौन? समस्त घटनाओं, स्थितियों, भावनाओं की धुरी कौन है? तो ये बंटी, या कहूं अरूप बत्रा। सर्वाधिक प्रभावित होने वाला पात्र है। किससे सर्वाधिक प्रभावित हो रहा है? दाम्पत्य जीवन से, तलाकशुदा जो दाम्पत्य जीवन है, ठीक, उससे, और अजय और शकुन की अहम भावना से। 8-9 वर्ष का बालक है, बहुत महत्वपूर्ण है। बंटी उम्र कितनी है? कितने वर्ष का है बालक? वो 8-9 वर्ष का बालक है। आयोजनित उत्सुकता और जिज्ञासा उसमें है। अब 8-9 वर्ष का जो बालक होता है ना, वो बहुत, मतलब हर चीज को क्वेश्चन मार्क उठाता है कि ये कैसे है, आसमान कैसे बना, वगैरह कैसे बना, फलाना कैसे बना। मतलब जो चीज वो देखेगा उसको उसी चीज में प्रश्न है। ठीक। तो उसी प्रकार की उत्सुकता उसमें भी है और हर बात को वो गहराई से जानना चाहता है। कौन? बंटी। और पढ़ाई में भी वो काफी तेज है, लेकिन हम जब देखेंगे कि अंततः जब उसके साथ ये परिस्थितियां घटित होने लगती है तो पढ़ाई में भी काफी पीछे हो जाता है। पौधे को ले पौधे से लेकर जादू, परियों की देश, ये सभी चीजें उसमें उत्सुकता पैदा करती है। ठीक। माँ द्वारा सुनाई गई जितनी भी कहानियां हैं, जादुई कहानियां, परियों की कहानियां,
सब उसको उत्सुकता से, गहराई से जानना चाहता है। माँ के प्रति समर्पित, माँ के प्रति, यहाँ देखेंगे, राजकुमारों फूफी से सुनी अपने ही बच्चों को खा जाने वाली डायन रानी सोनल रानी को जानने के लिए उत्सुक रहता है। ये जो एक कहानी सुनाई होती है फूफी ने उसको सोनल रानी की, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। सोनल रानी जो बच्चों को खा जाती थी, अपने ही बच्चों को खा जाती थी, उसको भी जानने के लिए बहुत उत्सुक रहता है। तो ये ध्यान में रखेंगे कौन सी कहानी की बात हो रही है, तो यहाँ सोनल रानी की कहानी की बात हो रही है। ठीक है। स्वयं को अवांछनीय पालतू मानकर तनावग्रस्त रहने लगता है। अंततः जब उपन्यास का अंत होता है तो देखेंगे कि वो स्वयं को अवांछनीय तत्व मानने लगता है, फालतू मानने लगता है और तनावग्रस्त रहने लगता है। फूफी, जो कि कौन है फूफी? जो कि उसके घर की मेड है, या कहूँ घर में काम करती है, और एक तरह से बहुत अपनी है फूफी बंटी और शकुन की, घर के सदस्य की तरह ही है। किंतु देखेंगे वह अंततः हरिद्वार चली जाती है। तो फूफी के हरिद्वार चले जाने पर सबसे दुखी और सबसे बेचैन जो पात्र होता है वो बंटी ही है। क्यों? क्योंकि वो अपनी जो फूफी थी उसके साथ खूब हंसी मजाक वगैरह करते रहता था बंटी। लेकिन जब वो चली जाती है हरिद्वार तो सबसे ज्यादा दुखी और बेचैन बंटी ही होता है। शकुन का जोशी के बच्चों को प्यार करना उसे अपने अधिकारों का हनन लगने लगता है। ठीक, मैंने बताया कि जब शकुन विवाह करके डॉक्टर जोशी के घर चली जाती है तो वहाँ डॉक्टर जोशी के पहले से ही दो, एक बेटा एक बेटी, अम्मी और जोत, मैं बताऊंगी ही इन लोग के बारे में भी, दो बच्चे होते हैं। तो उनको जब शकुन प्रेम करने लगती है तो उसको, बंटी को ईर्ष्या होने लगती है, और क्या लगता है उसको कि उसके अधिकारों का ये हनन हो रहा है। ठीक, नए पिता अम्मी जोत को भाई बहन, कालांतर में मीरा को माँ और चीनू को भाई नहीं मान पाता है। ठीक, जो उसके नए पापा होते हैं डॉक्टर जोशी, और उनके दो जो बच्चे हैं अम्मी और जोत, उनको ना भाई बहन मान पाता है। और फिर जब वो कलकत्ता अजय के पास जाता है तो अजय की पत्नी मीरा को अपनी नई माँ मान पाता है, और मीरा और अजय की का जो बेटा है चीनू, उसको भाई भी नहीं मान पाता है। ठीक, और गुमसुम, चिड़चिड़ा और आक्रामक रहने लगता है बंटी। और धीरे धीरे किस में परिवर्तित होने लग जाता है? तो धीरे धीरे एक अब नॉर्मल चाइल्ड में बदलने लग जाता है। कौन? बंटी। ठीक, अजय उसे हॉस्टल में भेजने का निश्चय करते हैं। कौन? अजय उसको कहाँ भेजना चाहते हैं? अब हॉस्टल में भेजना चाहते हैं। और ये एक बिंदु ध्यान में रखने की जरूरत है कि बालकों में यौन समस्या का उद्घाटन भी मनु भंडारी बंटी के माध्यम से करती हैं। ठीक, कि समय से पहले ही उनको इन सब चीजों की जानकारी होने लग जाती है। ठीक है, जो कि एक तरह से समस्या है। शकुन दूसरी पात्र है, प्रमुख पात्र है शकुन। जो शकुन है कौन? तो बंटी की माँ है, और इस उपन्यास का महत्वपूर्ण पात्र है। सुशिक्षित है, स्वावलंबी है। ठीक, पत्नी है अजय की, बंटी की माँ है, और कॉलेज की प्राचार्य है। ठीक है, अजय की पत्नी है और सुशिक्षित है, स्वावलंबी है, बंटी की माँ है, और कॉलेज में प्राचार्य है। ध्यान में रखेंगे शकुन क्या है? कॉलेज में प्राचार्य। परंपरागत संस्कारों और आधुनिकता के समन्वय का निर्वहन करने वाली यह पात्र है। अगर पूछा जा सकता है कि परंपरागत संस्कारों और आधुनिकता का समन्वय करने वाला पात्र कौन है, तो वो शकुन है। बौद्धिक स्वावलंबी आत्माभिमानी होने के कारण वह अजय के पौरुषोचित और डोमिनेटिव स्वभाव से ताल में नहीं बैठा पाती, और
उसका परिणाम क्या होता है कि दोनों में तलाक होता है और दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं होता है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव, इसका शिकार कौन होता है? उसका बच्चा, जो 8-9 साल का बच्चा बंटी। अजय को शर्तहीन समर्पण के रूप में शकुन चाहिए। किस रूप में? शर्तहीन रूप में। मतलब जब हम अजय के बारे में पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत एक तरह से पौरुषवादी मानसिकता का पात्र है। ठीक है, अजय। तो उसको पत्नी चाहिए शर्तहीन रूप में, मतलब बहुत दब के रहने वाली चाहिए, लेकिन शकुन उस तरह की पात्र नहीं है। लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती तो दोनों के मध्य अलगाव की स्थिति पैदा हो जाती है। ठीक, रिश्तों को जितनी सहेजने का प्रयास करती है उतना ही बिखरता चला जाता है। अजय जब मीरा से विवाह करने एवं उसे तलाक देता है तो वह डॉक्टर जोशी से विवाह कर लेती है। पत्नी और माँ के बीच द्वंद्व में फंसती है। कौन? शकुन। निर्मला जैन का एक कथन है। निर्मला जैन कहती हैं कि शकुन एक जटिल सृष्टि बताती है। किसको? शकुन को। कौन? निर्मला जैन। क्या बताती हैं? एक जटिल सृष्टि। ठीक है, आगे चलते हैं। वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। स्टडी रिलेटेड ग्रुप है तो आप उसमें शेयर कर दीजिए। तीसरा पात्र है हमारा अजय। अजय कौन है? अजय शकुन का पति है, सुशिक्षित है, डिविजनल मैनेजर है। ध्यान में रखेंगे। कौन है अजय? तो अजय डिविजनल मैनेजर है। और शकुन कौन है? तो शकुन कॉलेज की प्राचार्य है। कौन क्या है? प्रोफेशन भी ध्यान रख लीजिएगा। जिस प्रकार यूजीसी नेट प्रश्न बनाता जा रहा है, पैटर्न बदलता जा रहा है, क्योंकि अभी सिलेबस चेंज होने की बात आ रही है, तो अभी ही आप लोग जारी कर लीजिए थोड़ा मेहनत करके, नहीं तो सिलेबस चेंज होगा तो पूरी तरह से चीजें नई हो जाएंगी। ठीक है, और इसमें हमारा यूट्यूब चैनल आपके लिए आपकी पूरी सहायता भी करेगा। तो अजय कौन है? अजय डिविजनल मैनेजर है। अहंकारग्रस्त, पत्नी के शर्तहीन समर्पण में विश्वास करने वाला पात्र है। कौन? अजय। पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व करता है। क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला पात्र के रूप में आता है यहाँ अजय। अजय अत्यंत स्वार्थी और निष्ठुर भी है। शकुन से तालमेल नहीं बैठा पाता क्योंकि शकुन उसके समान ही सुशिक्षित, अर्थ की दृष्टि से स्वावलंबी और कॉलेज की प्राचार्य है। इसी से वो क्या नहीं कर पाता, उसके साथ समन्वय नहीं बैठा पाता, तालमेल नहीं बैठा पाता। क्यों? क्योंकि वो चाहता है, क्योंकि वो पुरुष प्रधान समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला है। ठीक है, तो उसको लगता है कि शकुन थोड़ा दब के रहे, क्योंकि शकुन स्वयं स्वावलंबी है, पढ़ी लिखी है, कॉलेज के प्राचार्य है, तो वो भी दबने को तैयार ही नहीं है। ठीक, वैवाहिक जीवन इन लोगों का सुखी नहीं है। अब तलाक पे बात है तो कहाँ ही सुखी रहेगा। 7 वर्षों का यंत्रणापूर्ण इन लोगों का जीवन है। कितने वर्षों से ये सब घटनाएं इन लोग के जीवन में घट रही हैं? 7 वर्षों का यंत्रणापूर्ण जीवन है। अलग रहने के लिए बाध्य है दोनों, अपने स्वभाव के कारण दोनों ही अलग रहने के लिए बाध्य हैं। और अजय रहता कहाँ है? तो कलकत्ता में रहता है। ठीक, शहर आकर बंटी से सर्किट हाउस में मिलता है और जब वो आता है बंटी से मिलने अजय, तो घर नहीं आता है शकुन के, बल्कि कहाँ आता है? सर्किट हाउस में आता है। वहीं से बंटी से मिलता है और वहीं से चला जाता है। शकुन से तलाक के पहले मीरा से पत्नीवत व्यवहार है। ठीक, मीरा के साथ संबंध और हस्ताक्षर किए तलाक के कागजों ने सारी उम्मीदों को तोड़कर रख दिया। किसके? शकुन के। ठीक, जब उसको पता चलता है शकुन को कि, क्योंकि शकुन को एक उम्मीद होती है बंटी के थ्रू कि ठीक है, संबंध ठीक होने की संभावना भी है, क्योंकि बंटी से मिलने आया करता था अजय। तो उसको लगता है कि जो भी गिफ्ट्स आ रहे हैं शकुन के लिए आ रहे हैं। लेकिन जब उसे ये पता चल जाता है कि वो मीरा के साथ पत्नीवत व्यवहार में है, तो वो पूरी तरह से टूट जाती है। ठीक,
संबंध हस्ताक्षर युक्त कागज संबंध हस्ताक्षर युक्त तलाक के कागज भेजकर तलाक के लिए दबाव बनाता है। कौन तलाक का कागज भेजता है? सबसे पहले तो ध्यान में रखेंगे अजय भेजता है। ठीक, अजय अत्यंत क्रोधी पात्र के रूप में भी आता है। किस प्रकार, हम एक उदाहरण से समझेंगे। बंटी को शहर घुमाने के लिए जब ले गया होता है अजय, तब तांगा पैसे से अधिक मांगने पर अजय क्या कहता है, देख लीजिए किस प्रकार उसका क्रोधी स्वभाव है। उसका एक उदाहरण है, झूठ बोलते हो, घड़ी देखकर तांगा किया है, मैं 1 पैसा भी ज्यादा नहीं दूंगा। ठीक है, तो इस प्रकार देख सकते हैं कि बहुत से लोग होते हैं कि रेस्टोरेंट में जाएंगे, रेस्टोरेंट में हजारों रुपए की चीजें खर्च करेंगे, 100 रुपए उनको टिप्स लेके आएंगे, 500 रुपए देकर आएंगे, लेकिन वही तांगे वाले से बकझक करेंगे 10 रुपए के लिए, सब्जी वाले से करेंगे 5 रुपए बचाने के लिए। इस तरह के भी लोग हैं समाज में। तो कुछ कुछ उसी तरह का स्वभाव अजय का भी दिख रहा है, जो कि एक तांगे वाले से बहस कर रहा है पैसे बढ़ाने को लेकर। और किस प्रकार ये स्वभाव उसका दिखता है, क्रोधी, देख लेते हैं। जवान संभाल कर बात करो, जितना रहम खाओ उतना ही सिर पर चढ़े जा रहे हैं, जूते की नोक पर ही ठीक रहते हैं ये लोग। तो किस तरह की मानसिकता का है अजय, हम इस पंक्ति से देख सकते हैं। ठीक है, अब है एक पात्र फूफी। बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र है, पुरानी सेविका है और बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका में है। ठीक, पुरानी सेविका घर के सदस्य जैसा अधिकार और सम्मान है। किसके घर में? शकुन के घर में। और सभी चीजें शकुन और बंटी के जीवन में एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण पात्र के रूप में ये आती है। घर और बंटी की देखभाल करने का कार्य किसका है? विशेष रूप से फूफी का। फूफी किस प्रकार की है? चरित्र चित्रण की बात करें तो निरक्षर है, पढ़े लिखे नहीं है, बहुत ममता से युक्त है, कर्मठ है और अनुभवजन्य उसमें ज्ञान भी है, और साथ ही देखेंगे तो स्पष्टवादिता भी है। ठीक, और ऐसी पात्र बन जाती है जो जिसे हम भुला नहीं सकते हैं, अविस्मरणीय पात्र के रूप में इस उपन्यास में सामने आती है। साथ में फूफी परंपरावादी भी है। किस प्रकार परंपरावादी है? शकुन की बंटी के प्रति लापरवाही और डॉक्टर जोशी से निकटता उसे पसंद नहीं है। जब बंटी एक बार आता है तो उससे किताबों में जिद लगानी होती है, तो बोल के गया होता है कि अपनी माँ शकुन को, शकुन कर लीजिए यहाँ पर, ठीक, कि आप मम्मी आप जिद लगा के रख दीजिएगा, लेकिन शकुन ये भूल जाती है। तो वही कहती है कि ये लापरवाही उसको शकुन की बंटी के प्रति नागवार भी लगती है, इसको फूफी को। और साथ ही डॉक्टर जोशी से निकटता भी शकुन की उसे पसंद नहीं है। बंटी का दुखी हो जाना, दुखी होकर रोना उसे विचलित करता है। किसे? फूफी को। क्यों करता था? क्योंकि बहुत प्रेम करती थी वो बंटी को। और जब हम उपन्यास पढ़ेंगे तो देखेंगे कि बहुत मित्रवत व्यवहार है बंटी का फूफी से और फूफी का बंटी से, दोनों ही एक दूसरे को चाहते हैं। वह बंटी से असीम प्रेम करती है। ठीक, शकुन अजय और अजय मीरा के संबंधों के लिए वह अजय को ही जिम्मेदार मानती है। क्या करती है कि किस प्रकार शकुन और अजय का संबंध बिगड़ा और अजय किस प्रकार मीरा से उसका संबंध जुड़ा, इसका जिम्मेदार वो किसको मानती है? फूफी अजय को मानती है। ठीक है, अजय के सर्किट हाउस में ठहरने और वहां बंटी को मिलना उसको स्वीकार नहीं है। वो जब बंटी को मिलने जाता है अजय से तो उसको ये स्वीकार नहीं होता है, उसको पसंद नहीं आता है। ठीक है, हीरालाल चपरासी के बीमार पड़ने पर शकुन जब उसको बंटी को सर्किट हाउस में छोड़ने का आग्रह वो अस्वीकार कर देती है। ठीक है, जब एक हीरालाल चपरासी जो बंटी को ले जाया करता था अजय से मिलाने, जब वो बीमार होता है तो शकुन कहती है कि फूफी आप छोड़ाइए उनके पास, अजय के पास। तो वो अस्वीकार करती है इस आग्रह को। क्या कहती है? कोई नहीं है ले जाने वाला तो नहीं जाएगा,
मिलने की ऐसी ही बेकली है तो खुद आकर ले जाएंगे। कौन खुद आकर ले जाए? अजय। ठीक है। इस घर में आ जाने से कोई धर्म नहीं बिगड़ जाएगा। आप चाहें जो सजा दे दे बहू जी, मैं वहां नहीं जाऊंगी। क्या कहती? चूंकि क्यों नहीं जाना चाहती? क्योंकि वो अजय से घृणा करती थी। ठीक। बंटी और शकुन की जो स्थिति है उसका उसके कारण मानती है, वो अजय के कारण मानती है। ठीक है। इसलिए कहती है कि आपको जो करना है कर लीजिए, लेकिन मैं वहां बंटी को लेकर नहीं जाऊंगी। जब तलाक होना होता है तो बुलाता है अजय शकुन को कोर्ट में। ठीक है। तो उसका सारा क्रोध हम इस रूप में देख सकते हैं। हम कहते हैं, तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू जी को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाइएगा। मतलब क्रोध कर रही है कि बहू बेटी को ले जाकर तुम कचहरी में खड़ा करोगे, तुम मर्दानगी दिखा रहे हो। ठीक है। ये चूंकि परंपरावादी मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि पात्र के रूप में आती है, और एक तरह से उसका कथन ठीक भी है। अब ये फूफी का हुआ। अब है एक पात्र वकील चाचा। वकील चाचा कौन? अजय और शकुन दोनों से ही परिचित है और दोनों के ही शुभचिंतक है। ठीक। अजय द्वारा भेजे गए खिलौने को बंटी तक पहुंचाने का कार्य किनका है? वकील चाचा का ही है। ठीक है। जब हम उपन्यास को पढ़ेंगे तो आरंभ में देखेंगे कि दोनों को एक करने की चेष्टा भी करते हैं। ठीक है। उपन्यास पढ़ने के दौरान हमें देखने को मिलेगा, कई उदाहरण ऐसे आएंगे कि जहाँ वकील चाचा का ये प्रयास होता है कि दोनों अपने अपने अहम को छोड़ के, अहम भावना को छोड़ के एक साथ रहने लगे, लेकिन अंत में समझ जाते हैं कि नहीं हो पाएगा। उसके किस उदाहरण से हम ये समझ सकते हैं, देख सकते हैं ये उदाहरण। ये जो उदाहरण है अपने आप में महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो फिर जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है। फिर कुछ भी नहीं हो, कुछ भी कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। ठीक है। कि जब एक बार धुरी गड़बड़ा जाती है तो जिंदगी लड़खड़ा ही जाती है, फिर कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। ये पूछा गया है, ये कोटेशन ध्यान में रखेंगे। किसका कथन है अगर पूछ लिया जाए तो? वकील चाचा का। और किस उदाहरण से साथ रहने वाला प्रसंग समझ में आता है, ये देखिए। दो जने साथ रहते हैं तो एडजस्टमेंट तो करना ही पड़ता है। शकुन, अपने को कुछ तो मारना ही पड़ता है। संबंध को निभाने की खातिर अपने को खत्म कर देने से अच्छा है कि संबंध को ही खत्म कर दो। जब देखने लगता है कि चीजें जुड़ने की जगह और विघटन ही होता जा रहा है, संबंध विच्छेद ही होता जा रहा है, तो बोलता है कि इस प्रकार के जीवन जीने से तो बढ़िया है, अच्छा है तो तुम लोग खत्म ही कर लो। ठीक है। संवेदनशील पात्र के रूप में उभर कर आता है शकुन। अजय का तलाक से वो दुखी भी होते हैं। ठीक है। कौन? वकील चाचा। वे भीतर ही भीतर बुझ जाते हैं। शकुन को पुनर्विवाह कर अपना जीवन सुधारने की सम्मति कौन देता है? वकील चाचा ही देते हैं। ठीक है। अगर अजय अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर सकता है तो तुम क्यों नहीं कर सकती? तुम में क्या नहीं है? कौन कहता है ये कि अगर अजय कर सकता है तो तुम भी कर सकती हो? वकील चाचा कहते हैं। ठीक है। कि इस तरह रहने से तो बढ़िया है कि तुम लोग अपने जीवन की नई शुरुआत ही करो। परिस्थितियों ने चाहे तुम्हें जितना तोड़ा हो, समय को तुमने अपने ऊपर हाथ नहीं रखने दिया। ठीक है। किस कौन कह रहा है ये? वकील चाचा कह रहा है। वकील चाचा को भी बंटी का शकुन से हर समय चिपकना, छिप छिप कर बातें सुनना, अपनी उम्र के बच्चों के साथ न मिलना उचित नहीं लगता। ठीक है। जब देखेंगे, जब वकील चाचा और शकुन बात कर रहे होते हैं तो बंटी छिप छिप कर बातें सुनता है। ठीक है। और हमेशा देखेंगे कि माँ से चिपका ही रहता है, तो ये वकील चाचा को अच्छा नहीं लगता है और क्या बोलते हैं वो? उसे हॉस्टल भेज देने की सलाह देते हैं। किसको देते हैं हॉस्टल भेज देने की सलाह? शकुन को।
मुझे डर है, क्या कहते हैं, क्यों हॉस्टल भेजने की सलाह देते हैं, ये कोटेशन देख लीजिए। मुझे डर है शकुन, कहीं तुम अपना अकेलापन खत्म करने के चक्कर में बंटी का भविष्य ही ना खत्म कर दो। तुम्हारा यह अतिरिक्त स्नेह उसे बौना ही ना छोड़ दे। कौन किसका कथन है, तो वकील चाचा का कथन है, ध्यान में रखिए, ठीक है, वकील चाचा का। तो ये जो भी यहाँ पर एक दो कोटेशन मैंने बताया है उसको ध्यान में रखेंगे कि किसका कथन है, ठीक। वे समझाने का प्रयास करते हैं कि जरा आज से 8-9 साल बाद की बात सोचो, जब बंटी की अपनी जिंदगी होगी, अपने स्वतंत्र संबंध होंगे, जब तुम्हारा तब तुम्हारा कितना अस्तित्व होगा उसकी जिंदगी में, ठीक है। वो कहते हैं कि बंटी क्योंकि हमेशा माँ से सट के रहता है, इसलिए वो चाहते हैं कि वो अपना अन्य बच्चों के साथ अन्य बच्चों की तरह रहे, ठीक है। इसलिए वो उसको हॉस्टल भेजने की सलाह भी देते हैं, किसको, बंटी को। अब पात्र है डॉक्टर जोशी। सअभिप्राय नियोजित है, ये जो पात्र है उसका सअभिप्राय नियोजित है, क्या, नियोजन पात्र के रूप में किया गया है। वकील चाचा द्वारा पुनर्विवाह की सम्मति कौन देता है, डॉक्टर जोशी से विवाह करने के लिए शकुन को डॉक्टर जोशी से वकील चाचा ही कहते हैं, क्योंकि जो शकुन होती है बहुत दबंग टाइप की होती है। डॉक्टर जोशी शकुन को पसंद भी करते हैं तो बोल नहीं पाते हैं, तो इस ओर ध्यान शकुन का ले जाने वाला कोई पात्र है तो वह कौन है, वकील चाचा, ठीक है। शकुन में डॉक्टर जोशी का स्मरण कौन कराता है, शकुन को डॉक्टर जोशी का स्मरण, तो वो वकील चाचा, ठीक है। डॉक्टर रूप में शकुन के परिवार में प्रवेश होता है, किसका, डॉक्टर जोशी का। उनके चरित्र में एक ठहराव या स्थिरता हमें देखने को मिलेगी इस उपन्यास में, ठीक है। और बहुत गंभीर पात्र के रूप में, बहुत समझदार पात्र के रूप में डॉक्टर जोशी इस उपन्यास में उभरते हैं। अपनी बात अत्यंत गंभीरता और दृढ़ता के साथ कहने वाला पात्र है कौन, डॉक्टर जोशी। शकुन की पहली पत्नी के विषय में पूछने पर वे स्पष्ट कहते हैं, क्या कहते हैं देख लीजिए। प्रमिला कौन, डॉक्टर जोशी की पहली पत्नी जिसकी मृत्यु हो चुकी है। प्रमिला के साथ का जीवन मेरा इतना निजी है कि मैं उसे किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। वह एक अध्याय था जो उसी के साथ समाप्त हो गया और अब मैं उसे किसी के साथ खोलना नहीं चाहता, ठीक है। तो एक सुलझे हुए पात्र के रूप में इस उपन्यास में उनका प्रवेश होता है। डॉक्टर साहब अपने बच्चे के प्रति स्नेहमयी हैं और इतने स्नेहमयी हैं कि वो एक जो उनकी चाची होती है उनको बुलाकर रखते हैं और इतने सुलझे हुए होते हैं कि जब हम देखेंगे उपन्यास को पढ़ेंगे कि जब विवाह हो जाता है शकुन का डॉक्टर जोशी से, तो उन जो चाची होती है उनको भेज देते हैं ताकि किसी प्रकार की अन्य समस्या उत्पन्न न हो जाए, ठीक है। शकुन पत्नी और बच्चे के लिए माँ होती है, उसकी पसंद की फर्नीचर, किसकी पसंद की, शकुन की। उसकी पसंद के फर्नीचर घर सज्जित करते हैं और उसको घुमाने भी ले जाते हैं, ठीक है। और जो कोशिश करते हैं कि बंटी उनके परिवार में घुल मिल जाए, ठीक है। और साथ में उनकी कोशिश होती है कि न केवल शकुन को खुश रखना है, उसके पसंद के फर्नीचर वो जिस प्रकार घर को सजाना चाहती है उस प्रकार उसको घुमाने से लेकर उसका जो बच्चा है बंटी उसको भी चाहते हैं कि वह भी उनके परिवार में घुल मिलकर रहे। अम्मी के खिलौने छीनते और लड़ते बंटी को मारने पर दृढ़ता पूर्वक शकुन को रोकते हैं। बंटी के उद्यमी न होने का कारण शकुन को मानते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शकुन जो है वो बंटी को बहुत इतना सहेज के उसने रखा है कि जो बच्चों में जो हम कहेंगे कि जो बदमाशियां होती हैं वहां से बंटी ने की ही नहीं, ठीक है।
शकुन और डॉक्टर जोशी के संबंधों को लेकर शहर में अफवाह एक तरह से उड़ने लगती है। किसके? शकुन और डॉक्टर जोशी के संबंधों को लेकर। ठीक है, तो इस पर नौकरी छोड़ना चाहती है कौन? शकुन। क्यों छोड़ना चाहती है? क्योंकि डॉक्टर जोशी और शकुन के संबंधों को लेकर बहुत सी अफवाहें फैलने लगती हैं। तो डॉक्टर जोशी जो है ऐसा करने से शकुन को रोकते हैं। ठीक है, डॉक्टर जोशी बंटी की जीत से परेशान हो जाते हैं। देखेंगे हम। अजय और शकुन को एकांत देखकर बंटी को कलकत्ता अजय और शकुन को एकांत देखकर मतलब बंटी का जब प्रश्न आता है कि अब उसे यहाँ रहना चाहिए या कलकत्ता रहना चाहिए, तो दोनों अजय और शकुन एकांत में बैठे होते हैं। तो जब एकांत में बैठे होते हैं इस समस्या को लेकर, बंटी की समस्या को लेकर कि उसको कलकत्ता भेजे या नहीं, तो उस दौरान उन दोनों को अकेले छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, वह अजय को कोसती है, वह पुरानी रूढ़ियों से है वह। ठीक है, छोड़ देते हैं। ये हुआ डॉक्टर जोशी का। देख सकते हैं बहुत सुलझा हुआ पात्र के रूप में यहाँ पर उनका प्रवेश होता है। अब गौण पात्र में कौन है? डॉक्टर जोशी, तो इनका हम पढ़ ही चुके हैं। शकुन के दूसरे पति और शहर के प्रसिद्ध डॉक्टर है। प्रमीला, प्रमीला मैंने बता ही दिया, डॉक्टर जोशी की मृत पत्नी है। अमी, अमी कौन है? अमी डॉक्टर ज्योति की बेटी है। ठीक है, और ज्योत कौन है? डॉक्टर जोशी की अमी कौन है? अमी जो है डॉक्टर जोशी का बेटा है। ठीक है, और ज्योत जो है वो बेटी है। ध्यान में रख लेंगे कौन बेटा कौन बेटी। अमी कौन है? बेटा है, और ज्योत कौन है? बेटी है। मीरा, मीरा कौन? अजय की दूसरी पत्नी। अब तक तो आपको ये ध्यान हो ही गया होगा। चीनू, चीनू कौन? मीरा का बेटा। मीरा और अजय के बेटे का क्या नाम है? चीनू। ठीक है, टीटू, टीटू कौन है? तो बंटी का दोस्त। कुन्नी, कुन्नी कौन? शर्मा साहब की लड़की। जब खेलते हैं तो उसका आता है नाम। इसके अलावा माली, चपरासी, बंसीलाल, ये सभी नाम गौड़ पात्र के रूप में यहाँ आते हैं। विशेष क्या है इस उपन्यास में? चरित्रानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। चरित्रों के अनुसार जब हम फूफी का उदाहरण देख रहे थे, तो जिस प्रकार मैंने बताया कि निरक्षर थी, परंपरावादी थी, तो उसी प्रकार मनु भंडारी जी ने उनकी भाषा को भी ढाला है। तो यहाँ चरित्रानुकूल भाषा का प्रयोग हुआ है। उपन्यास की भाषा में अंग्रेजी, संस्कृत के तत्सम उर्दू, अरबी, फारसी शब्दों का प्रयोग हुआ है। बाल मन को मनु जी धार्मिक ढंग से उकेरती है। ठीक है, अब सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आता है इसमें वो है इसकी भूमिका, जिस पर बहुत से प्रश्न बनते हैं। और सबसे पहला प्रश्न तो यही बनता है कि मनु भंडारी जी ने आपका बंटी की भूमिका किस नाम से लिखी है। ठीक है, ये पूछा गया है प्रश्न। तो भूमिका किस नाम से लिखी है मनु भंडारी जी ने आपका बंटी का? तो जन्मपत्री के नाम से लिखी है। किस नाम से लिखी है? जन्मपत्री। ठीक है, जन्मपत्री के नाम से उन्होंने लिखा है। चलिए अब आते हैं, भूमिका को पढ़ते हैं एक एक बिंदु। वह बांकुरा की सांझ थी। ये बांकुरा कहाँ है? पश्चिम बंगाल का एक जिला है। ठीक है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल। WB कर देती हूँ। बांकुरा की एक सांझ थी। अगर ये पूछ लेता है कहाँ किस उपन्यास में बांकुरा जिले का नाम आया है या शहर का नाम आया है, तो ध्यान में रख लेंगे। तो ये आपका बंटी उपन्यास में आया है। ठीक है, अचानक ही पी का फोन आया। किसका? पी। ये पूछा जा सकता है कि किसका फोन आया था। अचानक ही पी का फोन आया। क्या क्या कहा पी ने, ये देखते हैं। तुमसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम तक ही मिलो बांकुरा में। ठीक है, पी का फोन आया और पी ने क्या कहा कि जैसे भी हो तुमसे बात करनी है, जैसे भी हो आज शाम को मिलो। कहाँ मिलो? बांकुरा में। मैं उस जरूरी बात से कुछ परिचित भी थी, और वो जो जरूरी बात है, मनु भंडारी पहले ही इस बात से थोड़ी बहुत परिचित थी और चिंतित भी थी। ठीक है, रेस्ट्रा की भीनी रोशनी में मेज पर आमने सामने बैठकर परेशानी और बदहवास में पी ने कहा। ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट लिख लीजिए।
कोटेशन यहाँ से उठाए जाते हैं। समस्या बंटी की है। तुम्हें शायद मालूम हो कि बंटी की माँ यानी पी की पहली पत्नी ने शादी कर ली है। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि अब वहाँ वह एक अवांछनीय तत्व बनकर रहे, इसलिए तय किया है कि बंटी को मैं अपने पास ले आऊंगा। तब से वह अब से वह यहीं रहेगा। अब से वह यहीं रहेगा मतलब यहाँ एक और बिंदु ध्यान में रखने की जरूरत है कि पी क्या कह रहा है, अब से वह यहीं रहेगा। इसका मतलब बंटी पहले कहाँ रहता था, अपनी मम्मी के पास रहता है। ठीक है। और फिर वे देर तक यह बताते रहे कि बंटी से उन्हें कितना लगाव है और इस नई व्यवस्था में वहां रहने में उसे उसकी स्थिति क्या हो जाएगी। कहाँ, किस नई व्यवस्था में, मतलब उनकी जो पहली पत्नी ने विवाह कर दिया है उसके बाद जो स्थिति है वहाँ जिसके दूसरे पापा होंगे, वहां उनके बच्चे अगर होंगे तो वो होंगे। ठीक है, तो वही स्थिति का जिक्र हो रहा है। मैंने उनकी भावना, चिंता, उद्विग्नता को समझते हुए अपनी पहली प्रतिक्रिया व्यक्त की। क्या कहा मन्नू भंडारी ने, ध्यान में रखेंगे। आप ऐसा नहीं सोचते, आप ऐसा नहीं सोचते कि यह गलत होगा। क्या कहा मन्नू भंडारी ने, यह गलत होगा मतलब कि बंटी को अपने पास बुलाना गलत होगा। क्यों क्यों इसका देखते हैं। मुझे लगता है कि उसे अपनी माँ के पास ही रहना चाहिए, क्योंकि साल में एक दो बार मिलने के अलावा उसके साथ आपके असांग नहीं है, जबकि माँ के साथ वह शुरू से ही रहता है, एक छत्र होकर रहता है। इस नाजुक उम्र में वहां से वह उखड़ जाएगा और संभवतः यहाँ जम नहीं पाएगा। किसने कहा, मनु भंडारी ने। लंबी बातचीत के बाद तय हुआ कि बंटी अभी कुछ दिन तक वहीं रहे, लेकिन उस दिन लौटते हुए, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, लेकिन उस दिन लौटते हुए सचमुच बंटी कहीं मेरे साथ चला आया। आकर डायरी में मैंने बंटी की पहली जन्मपत्री बनाई। उस रात बंटी की विभिन्न स्थितियों के न जाने कितने कल्पना चित्र बनते बिगड़ते रहे। मुझे लगा बंटी अपनी नई माँ के घर आ गया है। नई माँ और पिता के बीच एक बालिका, संभवतः या लगभग 6 महीने बाद की घटना है। ठीक है, ये एक प्रसंग का जिक्र कर रही हैं मनु भंडारी। कितने, 6 महीने बाद की घटना है। ड्राइंग रूम में अनेक बच्चे धमाचौकड़ी मचा रहे हैं। ठीक है, एक प्रसंग का जिक्र कर रही हैं, ध्यान में रखेंगे। क्या कर रहे हैं, ड्राइंग रूम में बच्चे बहुत धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, मतलब बहुत शोर शराबा कर रहे हैं, खेल कूद कर रहे हैं। ठीक है, उन्मुक्त और निश्चिंत है। बारी बारी से सब सोफे पर चढ़कर नीचे छलांग लगा रहे हैं। कौन, बच्चे। उस बच्ची का नंबर आता है, एक बच्ची का प्रसंग आ रहा है इसमें। ठीक है, तो उस बच्ची का नंबर आता है। सोफे पर चढ़ने के पहले वह नई माँ की ओर देखती है। माँ शायद उसकी ओर देख भी नहीं रही थी, पर उन अनदेखी नजरों में भी जाने ऐसा क्या था कि सोफे पर चढ़ने के लिए बच्ची का ऊपर उठा हुआ पैर वापस नीचे आ जाता है। बच्ची सहम कर पीछे हट जाती है। अनायास ही मेरे भीतर 6 महीने पहले बंटी का उस वातावरण में व्याप्त एक सहमेपन के रूप में जाग उठता है। खेल उसी तरह चल निकलता है, लेकिन अगर कोई इस सारे प्रवाह में अलग हटकर सहमा हुआ कोने में खड़ा है तो वह है बंटी। ठीक है, और ये फिर उनको किस प्रकार बंटी का ध्यान आता है 6 महीने बाद, एक बच्ची के प्रसंग को देखकर। और वो बच्ची, लगभग सभी बच्चे धमाचौकड़ी मचा रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन एक बच्ची सहम कर खड़ी है। ठीक है, उसकी नई माँ है और उसको
बच्ची को डर है कि अगर मैं चढ़कर मैं भी इस बच्चों की तरह मैंने छलांग लगाई या कूदफान की तो हो सकता है मुझे मार पड़े। ठीक है, तो वो जो जिस प्रकार सहम कर खड़ी थी उसको देखकर किसका ध्यान आ गया मन्नू भंडारी का? बंटी का। ठीक है, रात में सोई तो लगा 6 महीने पहले जिस बंटी को अपने साथ लाई थी वह सिर्फ एक दयनीय मुरझायापन बनकर रह गया है। एक और चित्र, सिर्फ पुरानी माँ और बंटी। क्या है पुरानी माँ बंटी? पुरानी माँ मतलब उसकी अपनी माँ है, ठीक है, और बंटी है। मैं कमरे में प्रवेश करती हूँ तो चौंकाने वाला दृश्य सामने आता है। टूटी हुई प्लेटें, बिस्कुट और टोस्ट बिखरे पड़े हैं और बंटी माँ के सिर पर लगातार मुक्के मार रहा है। तुम कहाँ चली गई थी? किसके साथ गई थी? क्यों गई थी? मेरी उपस्थिति के बावजूद यह दृश्य थोड़ी देर तक चलता रहा। माँ तिलमिलाहट, गुस्से और दुख को दबाकर मेरे सामने सहज होने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उस वातावरण के तमघोटू तनाव में वहां फिर कुछ भी सहज नहीं हो पाता। मतलब एक वो बच्चा था जो सहमा हुआ बच्चा था, एक दूसरे बच्चे का जिक्र आ रहा है, वो बच्चा जो सभी चीजें बिखरा रखा है, जिसने प्लेटें तोड़ रखी हैं, बिस्किटें टोस्ट वगैरह फैला रखे हैं घर में, और जैसे ही उसकी माँ घुसती है क्या करता है, उसके शरीर पर मुक्के मारता है और पूछने लगता है कहाँ गई थी, किसके साथ गई थी। ठीक है, तो ये दूसरे बच्चे का प्रसंग आ रहा है। घर लौटकर मैंने पाया कि बंटी एक आकार ग्रहण करने लगा है। मुझे लगा कि बंटी कहीं दो घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखेंगे कि किसका कथन है, यही पूछ लेगा और विभिन्न आलोचकों का वहां नाम दे देगा। तो ध्यान में रखिएगा, ये प्रसंग स्वयं मन्नू भंडारी ने भूमिका में स्वीकार किया है। ठीक है, मुझे लगा कि बंटी कहीं एक दो घरों में नहीं, आज के अनेक परिवारों में सांस ले रहा है, अलग अलग संदर्भों में, अलग अलग स्थितियों में। लेकिन एक बात मुझे इन बच्चों में समान लगी, वह यह कि ये सभी फालतू, गैर जरूरी और अपनी जड़ से कटे हुए हैं। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, ये भी पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, ये यहाँ तक ध्यान में रखेंगे। किसी एक व्यक्ति के साथ घटी घटना दया, करुणा और भावुकता पैदा कर सकती है, लेकिन जब अनेक जिंदगियां एक जैसे सांचे में ही सामने आने लगती हैं, तो दया और भावुकता के स्थान पर मन में धीरे धीरे एक आतंक उभरने लगता है। मेरे साथ भी यही हुआ, यहाँ तक ध्यान में रखना है। मेरे साथ भी यही हुआ। बंटी के इन अलग अलग टुकड़े ने उस समय मुझे करुणा विगलित और उच्छ्वासित ही किया था, लेकिन जब सब मिलकर बंटी मेरे सामने खड़ा हुआ तो मैंने अपने आप को आतंकित ही अधिक पाया। समाज की दिनों दिन बढ़ती हुई एक ऐसी समस्या के रूप में जिसका कहीं कोई हल नहीं दिखाई देता। कौन सी समाज की बढ़ती हुई समस्या? ये एक तरह से मैं कहूँ तलाक की। यही कारण है कि बंटी मुझे तूफानी समुद्रों की यात्रा में किसी द्वीप पर छूटे हुए अकेले और असहाय बच्चे की तरह ही नहीं, वरन अपनी यात्रा के कारणों के साथ साथ और समानांतर जीते हुए दिखाई दिया। इसके साथ ही स्थितियों को देखने का सारा धरातल बदल गया। भावनाओं के स्तर पर उद्वेलित और विगलित करने वाला बंटी अब मेरे सामने एक भयावह सामाजिक समस्या के रूप में सामने आया और सामाजिक समस्या के रूप में सामने आया और उन्होंने इस उपन्यास का सृजन किया, एक तरह से कह सकते हैं। तो मेरी दृष्टि अनायास ही उसे जन्म देने, बनाने
बिगाड़ने वाले सारे सूत्रों, स्रोतों और संदर्भों की खोज और विश्लेषण की ओर दौड़ पड़ी। मतलब जो एक तरह से इस समस्या के केंद्र में जो भी बिंदुएं हैं, संदर्भों से काट कर किया हुआ बंटी का अध्ययन, शरतचंद्रीय भावुकता, ये भी ध्यान रखेंगे, पूछा गया है यह भी। संदर्भों से काट कर किया हुआ बंटी का अध्ययन शरतचंद्रीय भावुकता भले ही जगा दे, उसे एक वैचारिक धरातल नहीं दे सकती। ठीक है, यहीं तक पूछा गया है, ध्यान में रखेंगे इन सब चीजों को। बंटी के तत्काल संदर्भ अजय और शकुन के हैं। अब ये अपने उपन्यास पर आ जा रही है। किसके हैं? अजय और शकुन के हैं। दूसरे शब्दों में वे संदर्भ अजय और शकुन के वैवाहिक संदर्भों का अध्ययन और उसकी परिणति के रूप में ही सामने आए हैं। यहाँ मुझे भारत जी की बात सही लगती है। क्या, कौन सी बात सही लगती है? देख लीजिए। ज्ञानेंद्र जी ने स्त्री पुरुष संबंधों को जिस एकांतिक दृष्टि से देखा है, उसका एक अनिवार्य आयाम बंटी भी है। ठीक है, ज्ञानेंद्र जी की दृष्टि किस प्रकार की थी? वो एक तरह से स्त्री पुरुष संबंधों को विशेष रूप से आधार बनाकर लिखते थे। ठीक है, क्योंकि शकुन अजय के संबंध की टकराहट में सबसे अधिक पिसता बंटी ही है। शकुन और अजय तो आपसी तनाव की असहनीयता से मुक्त होने के लिए एक दूसरे से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? मतलब अजय और शकुन तो अपने जीवन की नई शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन बंटी क्या करे? वह तो समान रूप से दोनों से जुड़ा है, यानी खंडित निष्ठा उसकी नियति है। मतलब वो तो क्या कर सकता है? उसकी नियति क्या है? अंततः उसको हॉस्टल भेज दिया जाता है। ठीक है, लेकिन माँ बाप के रहते हुए भी एक लवारिस बच्चे की तरह। चूंकि वह शकुन के साथ रहता है, इसलिए बंटी को उसकी उसकी समूची स्थिति के साथ समझने के लिए माँ बेटे के आपसी संबंध के विश्लेषण के साथ ही कुछ गरिमामय मिथ्या धारणाओं और सदियों के पुरानी मीत टूटने लगी। सगुन, ये भी पूछा गया है कि किसका कथन है ये। ठीक है, शकुन चक्की पीस पीस कर बेटे का जीवन बनाने में अपने आप को स्वाहा कर देने वाली माँ नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बल्कि स्वतंत्र व्यक्तित्व, आकांक्षाएं और आजीविका के साधनों से तृप्त माँ थी। किसका कथन है पूछ लिया जाए तो? स्वयं मन्नू भंडारी का। इस नारी और माँ के आपसी द्वंद्व का अध्ययन ही शकुन को उसका वर्तमान रूप देता है। आज तो लगता है कि कहानी में बिखरी लोक कथाएं, यह भी पूछा गया है, कहानी में बिखरी लोक कथाएं अनायास ही नहीं आ गई हैं। वे शकुन के जीवन की दो नितांत विरोधी स्थितियों, मिथ और वास्तविकता के अंतर विरोधों को उजागर करती हैं। अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है, अगर माँ की ममता के मारे उस राजकुमार की कहानी है जो 7 समुद्र पार करके अपनी निष्ठा प्रमाणित करता है, तो सोनल रानी की भी कहानी है। किसकी? ध्यान में रख लीजिएगा, ये पूछा गया है। सोनल रानी की कहानी है जो भूख लगने पर रूप बदलकर अपने ही बेटे को खा जाती है। शकुन बंटी को माध्यम बनाकर अजय से प्रतिशोध लेती हो या बंटी में तन्मय होकर अपनी सार्थकता तलाश करती हो, उसे कभी हथियार के रूप में इस्तेमाल करती हो या कभी एकाकी जीवन के आधार के रूप में, मुझे तो सभी कुछ को निहायत तटस्थता होकर एक मानवीय धरातल पर देखना समझना था। जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने, ये पूछा गया है यहाँ से, जिंदगी को चलाने और निर्धारित करने वाली कोई भी स्थिति कभी इकहरी नहीं होती। उसके पीछे एक साथ अनेक और कभी कभी बड़ी विरोधी प्रेरणाएं निरंतर सक्रिय रहती हैं। ध्यान में रखिए कोटेशन को, जो भी कोटेशन बता रही हूँ पूछा गया अपने आप में, एक एक बिंदु यहाँ महत्वपूर्ण है। ठीक है, शकुन और बंटी दोनों के चरित्रों की
वास्तविकता इन्हीं अंतर विरोधों के जीने और वास्तविकता है, जीने की वास्तविकता है। परोक्ष रूप में अजय के जीवन की वास्तविकता भी यही है। शायद यही कारण है कि यह भी ध्यान में रख लीजिएगा, पूछा गया है। शायद यही कारण है कि मैं इस त्रिकोण की किसी भी एक भुजा को न अस्वीकार कर सकी, न ही गलत सिद्ध कर सकी। पात्र अपनी अपनी दृष्टि संवेदना की सीमा में एक दूसरे को गलत सही कहते रह सकते हैं, लेकिन देखना यह जरूरी होता है कि लेखकीय समझ किसी के प्रति पक्षपात तो नहीं कर रही। गलत और सही अगर कोई भी हो सकता है तो वो अजय, शकुन और बंटी के आपसी संबंध। यहाँ तक ध्यान में रखने पूछा गया है। इस पूरी स्थिति की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि इन संबंधों के लिए सबसे कम जिम्मेदार और सबसे बेगुनाह बंटी ही इस ट्रेजेडी का त्रास को सबसे अधिक भोगता है। कौन भोगता है सबसे अधिक? बंटी। ध्यान में रखेंगे, ठीक है। ये भी कोटेशन ध्यान में रखेंगे यहाँ से यहाँ तक। शकुन और अजय के संबंध का तनाव और चटक बंटी की नस नस में ही प्रतिध्वनित होता है। स्थिति की इस विडंबना ने ही मेरे मन में एक आतंक जमाया था। शकुन अजय के आपसी संबंधों में बंटी चाहे कितना ही फालतू और अवांछनीय क्यों न हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। किसने? बंटी ने। ठीक है। अगर पूछा जाए कि लेखिका को सबसे अधिक आकर्षित किसने किया है और कौन सा पात्र है, तो वह है बंटी। वस्तुतः उपन्यासकार के लिए अप्रतिरोध चुनौती, सहानुभूति और मानवीय करुणा के केंद्र सिर्फ वे ही लोग हो पाते हैं जो कभी न कभी फालतू हो। यह भी पूछा गया है, ठीक है। वस्तुतः से ध्यान रखेंगे, क्योंकि मैं कह रही हूँ कि एक बिंदु यहाँ महत्वपूर्ण है। क्या कहती हैं कि उपन्यासकार का केंद्र वही लोग हो पाए हैं जो कभी ना कभी फालतू थे, ठीक है। बहरहाल बंटी की यह यात्रा चाहे परिवार की संश्लिष्ट इकाई से टूटकर क्रमशः अकेले जड़हीन, फालतू और अनचाहे होते जाने की रही हो, लेकिन मेरे लिए यह यात्रा भावुकता, करुणा से गुजरकर मानसिक यंत्रणा और सामाजिक प्रश्नाकुलता की रही है। जीते जागते बंटी का तिल तिल करके समाज की एक बेनाम इकाई भर बनते चले जाना यदि पाठकों को सिर्फ अश्रुविगलित ही करता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र सही पते पर नहीं पहुंचा है। यह भी पूछा गया है, ठीक है। अगर बन्नू भंडारी कहती हैं कि अगर बंटी की स्थिति किसी को अश्रुविगलित ही कर देता है, तो मैं समझूंगी कि यह पत्र जो है सही पते पर नहीं पहुंचा है, ठीक है। ये मन्नू भंडारी का कथन है, और जो भी महत्वपूर्ण कथन है एक एक बिंदु को बताया है मैंने, क्योंकि पूछा जाता है, ठीक। और जो भी इस उपन्यास के प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख उदाहरण है, उसे देख लेते हैं। शकुन अजय के आपसी संबंध में बंटी चाहे कितना ही फालतू और ये तो हमने पढ़ लिया कि अवांछनीय हो, परंतु मेरी दृष्टि को सबसे अधिक उसी ने आकर्षित किया है। कौन कह रहा है ये? मन्नू भंडारी कह रही है। ध्यान में रख लीजिएगा, बार बार मैं कह रही हूँ। भिन्न भिन्न आलोचकों के कथन दे देगा और बोलेगा कि किसका कथन है, तो वहाँ अगर ध्यान में नहीं है तो गलत होने की संभावना बढ़ जाती है। जब तक आंखें खुली हैं, नज़र कमरे की दीवार में कैद है, पर आंख बंद करते ही जैसे सारी सीमाएं टूट जाती हैं और ना जाने कहाँ कहाँ के जंगल, पहाड़ और समुद्र तैर आते हैं आंखों के सामने। परिलोक की परियां, पाताल लोक की नाग कन्याएं तैरती हुई उसके सामने निकल आती हैं। किसके सामने? किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? ये बंटी के संदर्भ में कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही प्रसंग में बताया कि वो 8-9 साल का बालक है और 8-9 साल के बालक में जिस प्रकार की
प्रश्नाकुलता होती है, उत्सुकता होती है, वह सब बंटी में है। ठीक है, तो वो सभी चीज़ें जानना चाहता है। बड़ी खातिर करना सीख गया है, तू तो एकदम ही बड़ा और समझदार हो लगता है। कौन कहता है ये? वकील चाचा कहते हैं, बंटी से कहते हैं। ठीक है, कि तू तो बड़ा समझदार हो गया है। तुम्हारा बेटा तो बड़ा गुणी है शकुन, कलाकार बनेगा। देखो ना, इस उम्र में ही बड़ी अच्छी पेंटिंग बनाकर रखी है इसने। कौन कहता है? वकील चाचा कहते हैं। किससे? शकुन से। मैं क्या जानता नहीं, इसीलिए तो कह भी दिया। कोई और होता तो कभी बीच में नहीं पड़ता। अजय ने दस्तखत करके फॉर्म दे दिया है। कल तुम भी उस पर दस्तखत कर देना। मैं कचहरी में जमा करके जल्दी ही कोई तारीख देने के, मतलब किस संदर्भ में कहा जा रहा है? दस्तखत कर दिया है मतलब तलाक के कागजों पर दस्तखत कर दिया है, उसी संदर्भ में कह रहे हैं वकील चाचा। किससे? शकुन से। ठीक है, अजय ने कर दिया है दस्तखत, अब तुम भी कर दो। अच्छा है चाचा, मैं खुद चाहती हूँ कि यह अब सब कुछ जान ले। आखिर कब तक इससे छिपाकर रखा जा सकता है? अब इसके मन में यह बात बहुत घुमड़ने लगी है आजकल। कौन कह रहा है? शकुन। ठीक है, और कौन सी बात? कि उसके मम्मी पापा साथ क्यों नहीं रहते हैं, और टीटू से उसको पता भी चल जाता है कि उसके मम्मी पापा के बीच तलाक हो गया है। शकुन के लिए समय जैसे एक लंबे अरसे ठहर गया था। यूं घड़ी की सुई तो बराबर ही चलती थी। रोज सवेरे पीछे के आंगन से घुसकर धूप सारे घर को चमकाती दमकाती दोपहर को लॉन में फैल पसार कर बैठ जाती थी, और शाम को बड़ी अलसाई सी धीरे धीरे खसकती हुई पीछे की ओर पहाड़ी में छिप जाती थी। ये पूछा जा सकता है कि किस उपन्यास से लिया गया है यहाँ से, तो किस उपन्यास से लिया गया है? आपका बंटी उपन्यास से। ठीक है, शुरू के दिनों में ही एक गलत निर्णय ले डालने का एहसास दोनों के मन में बहुत साफ होकर उभर आया था, जिस पर हर दिन और हर घटना ने केवल सान ही चढ़ाई थी। समझौते का प्रयत्न भी दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग पैदा करने की इच्छा से नहीं होता था, वरन एक दूसरे को पराजित करके अपने अनुकूल बना लेने की आकांक्षा से। किस संदर्भ में बात हो रही है यहाँ? अजय और शकुन के संदर्भ में। ठीक है, दोनों झुकना नहीं चाहते थे। ठीक है, दूसरे को झुकाना चाहते थे। तर्कों और बहसों में दिन बीतते थे और ठंडी लाशों की तरह। ठीक, लेटे लेटे दूसरे को दुखी, बेचैन और छटपटाते हुए देखने की आकांक्षा में रातें धीरे भीतर ही भीतर चलने वाली एक अजीब सी लड़ाई थी, वह भी जिसमें दम साध कर दोनों ने हर दिन प्रतीक्षा की कि कब सामने वाली की सांस उखड़ जाती है और वह घुटने टेक देता है, जिससे कि फिर वह खड़ी उदारता और क्षमाशीलता के साथ उसके सारे गुनाह माफ़ करके उसे स्वीकार कर ले, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को निरे एक शून्य में बदल कर। मतलब ये किस संदर्भ में बात हो रही है? वही संदर्भ में बात हो रही है कि जब दोनों में कोई भी बहस होता था, तर्क होता था, तो दोनों आपसी बातचीत बंद करके ये देखते थे कि कौन पहले झुक रहा है। ठीक है, और सामने वाला क्या करेगा? उसको क्षमा करेगा, अपनी उदारता दिखाते हुए क्षमा करेगा और उसके व्यक्तित्व को अपने अनुसार ढालेगा। लेकिन दोनों में से कोई भी पात्र झुकने को तैयार नहीं और अपने एक के अनुसार ढलने को तैयार नहीं। इसी संदर्भ में ये प्रसंग कहा गया है। अगर पूछा जाता है कि किस उपन्यास से है तो ध्यान में रख लेंगे आपका बंटी उपन्यास से उद्धृत है।
एक अध्याय था जिसे समाप्त होना था और वह हो गया। 10 वर्ष का यह विवाहित जीवन एक अंधेरे सुरंग में चले जाने की अनुभूति से भिन्न न था। आज जैसे एकाएक वह उसके अंतिम छोर पर आ गया है, पर आ पहुँचने का संतोष भी तो नहीं है। धकेल दिए जाने की विवश कचोट है। ठीक, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, ध्यान में रखेंगे। ठीक, ये एक अध्याय था जिसे समाप्त होना ही था। और ये कहता कौन है? तो वकील चाचा ही कहते हैं, ध्यान में रखेंगे। चीज़ों को सही तरीके से लेना सीखो शकुन। मैं जानता हूँ कि तुम्हें इस बात में तरह तरह की गंध आ रही होगी। जिस स्थिति में तुम हो उसमें यह बहुत स्वाभाविक भी है। जब आदमी एक जगह धोखा खाता है तो उसे लगता है कि सब जगह धोखा ही धोखा है, पर ऐसा होता नहीं है। ध्यान में रखेंगे कौन किससे कह रहा है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है, पूछा गया है। वकील चाचा शकुन से कह रहे हैं। और इस स्थिति की 2 ही परिणतियां हो सकती है या होंगी। या तो तुम उसके स्वतंत्र अस्तित्व को समाप्त करके उस पर हावी होने की कोशिश करोगी, या फिर अपने को बहुत ही उपेक्षित और अपमानित महसूस करोगी। उस समय तुम्हें यही लगेगा कि जिसके पीछे तुमने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद की, वह अब भी तुम्हें ही भूलकर अपनी जिंदगी जीने की बात सोच रहा है। उस समय तुम्हें बुरा लगेगा। आज अजय को लेकर तुम्हारे मन में जो कटुता है, हो सकता है कि फिर बंटी को लेकर हो, और आज से 10 गुना ज़्यादा हो। ठीक, किसको समझा रहे हैं वकील चाचा? शकुन को। देख रहा हूँ जैसे जैसे तू बड़ा होता जा रहा है वैसे ही जिद्दी और ढीठ होता जा रहा है। अच्छा है भद उड़वा सबके बीच मेरी। शकुन बंटी से कह रही है। ठीक है, ये तो आप लोग पहचान ही जाएंगे। हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया। ध्यान में रख लीजिएगा ये किसका है, तो ये फूफी का है। ठीक है, हम कहते हैं तुम यहाँ से चले। और किस प्रसंग में? ये मैंने पहले ही बताया, जब तलाक देने के संदर्भ में बुलाता है कोर्ट अजय शकुन को। ठीक है, तब वो कहती है। क्यों? क्योंकि फूफी सभी इस परिस्थितियों की जिम्मेदार अजय को मानती थी। हम कहते हैं तुम यहाँ से चले जाओ बंटी भैया, हमारे तन बदन में आग लगी हुई है इस वक्त। बहू को ले जाकर थाना कचहरी में खड़ा करेंगे, मर्दानगी दिखाएंगे। अरे हाथ पकड़कर निभाने की मर्दानगी जिसमें नहीं होती, वह ऐसे ही मर्दानगी दिखाते हैं। अनबन किसमें नहीं होती, तो क्या ब्याह ही औरत को यूं छोड़ दिया जाता है? कौन? फूफी बंटी से। किससे कह रही है? ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बंटी से। तब तो बाहों ने बंटी को उसे अपने में समेटा। बिना जरा भी विरोध किए वह इस प्रकार से सिमट गया मानो बड़ी देर से इसी की प्रतीक्षा कर रहा हो। एक बार मन हुआ कि गले में बाह डालकर चिपट जाए, पर हिलना तो दूर, सांस लेने की हिम्मत नहीं है इस समय उसमें। ठीक, किसमें? तो बंटी में। पर आज 4 लोगों के सामने मेरे मुंह पर जूता मारकर तूने बता दिया कि तू क्या बना है और मैं तुझे क्या बना सकती हूँ। कौन? शकुन बंटी से। ठीक, क्यों? किस प्रसंग में? जब वो चिड़चिड़ा होता चला जाता है। तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी हो। ये कौन? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, जोशी जी का कथन है, डॉक्टर जोशी का। ठीक है, तुम उस पर शायद इतना ज़्यादा हावी रही हो कि वह पूरी तरह से लड़का बन ही नहीं पाया। तुमने उसे उद्यम करने ही नहीं दिया। हाँ, औरतों वाली जिद और रोना जरूर सिखा दिया। कौन कह रहे हैं? जोशी जी शकुन से कह रहे हैं। और किसके बारे में? बंटी के बारे में। ठीक है, अच्छा, क्या प्रेम सचमुच ही मात्र एक शारीरिक आवश्यकता और एक सुविधाजनक एडजस्टमेंट का ही दूसरा नाम है? बताओ, तुम्हें क्या
कभी अपनी पत्नी की याद नहीं आती, और आती है तो क्यों? उसे तुम क्या कहोगे? पत्नी की याद किस संबंध में, यहाँ से ध्यान रख लीजिए, किससे पूछा जा सकता है? डॉक्टर जोशी से ही पूछा जा सकता है। ठीक है। यह बंटी का रवैया तुम्हारे साथ अकेले रहते रहते वह बहुत पजेसिव हो गया है। वह किसी और को तुम्हारे साथ नहीं देख सकता। तुम किसी और को बाप की तरह, मतलब यहाँ पर प्रसंग खत्म होता है। और यह डॉक्टर जोशी कहते हैं शकुन को, और किसके संबंध में? बंटी के संबंध में। क्यों? जब शकुन डॉक्टर जोशी के दोनों बच्चों को मारने लगती है, अम्मी और जोत को, तो बंटी से सहन नहीं होता है। ठीक है। जब वो डॉक्टर जोशी के साथ भी रहती है तो बंटी को ये बर्दाश्त ही नहीं होता है। ठीक है। तो उसी संदर्भ में ये बात डॉक्टर जोशी कहते हैं शकुन से। बाप के रहते यह बिना बाप का हो रहा, अब माँ के रहते यह बिना माँ का ना हो जाए। ये कब का प्रसंग है? ये फूफी कहती है शकुन से। और कब कहती हैं ये फूफी? अब हरिद्वार जा रही होती हैं। ठीक है। तो शकुन उनको कितने रुपए देती हैं? 100 रुपये देती हैं शकुन फूफी को। लेकिन फूफी इसको लेने से मना कर देती है, और वो ये वादा लेकर जाती है शकुन से कि बाप के रहते तो ये बिना बाप का हो गया, माँ के रहते बिना माँ का ना हो जाए, बस इतना ही इसका ख्याल रखना। और वो 100 रुपये लेने से मना कर देती है। ऐसा ही होता है बहू जी, ऐसा ही होता है। अपने बोए सींचे पौधे से ऐसा ही मोह होता है, बिल्कुल संतान जैसा। यहाँ एक बार लगाओ, वहाँ से उखाड़ा नहीं जाता। कौन कहता है? माली कहता है शकुन से। ठीक। इस देश में 3 ही नहीं, बस 2 बच्चे पैदा करने चाहिए। तीसरा बच्चा फालतू बच्चा, तीसरा बंटी फालतू बंटी। ठीक है। किसी को सुनता है बंटी कि कितने बच्चे पैदा करने चाहिए? 2। तो उसको लगता है कि ये तीसरा जो बंटी है वो फालतू है। ठीक है बंटी, तू वहीं चला जा, तेरे पापा तुझे लेने आ रहे हैं। अब मैं भी नहीं रोऊंगी। जब तू ही खुश नहीं तो आखिरकार अपने पापा से कम जिद्दी तो तू भी नहीं। ठीक है। जब उस प्रसंग में है कि जब वो एडजस्ट नहीं कर पाता है अपने नए पापा के साथ, अपने 2 भाई बहन के साथ, और अपने पापा को बुला लेता है फ़ोन करके, तब उस प्रसंग में शकुन बंटी से कहती है यह बात। सब लोग केवल उससे चाहते ही हैं, और वह उसकी चाहनाओं को पुराती रहे, यही एकमात्र रास्ता है उसके लिए। बस वह कुछ ना चाहे, जहाँ चाहती है वहीं गलत क्यों हो जाती है? ऐसी अनुचित असंभव भी तो उसमें कुछ नहीं चाहा। एक सहज सीधी जिंदगी उसने रहकर वह कम से कम तो यह महसूस कर सके कि वह जिंदा है। केवल सूरज डूब उगकर ही उसे रात होने और बीतने का एहसास ना कराए, इसके अतिरिक्त भी कुछ हो। ठीक है। किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? शकुन के संदर्भ में। ये तो सूखेगी ही। उस जमीन के खाद पानी की पत्तियां हैं, ये तो सूख कर सड़ जाएगी, फिर नई पत्तियां फूटेंगी। जड़ पकड़ने के बाद कोई डर नहीं, और उसमें खुद उन मरी मुरझाई पत्तियों को छांट दिया था। मालिक कहता है ये। ठीक है। मुझे किसी और, ये बहुत महत्वपूर्ण है, मुझे किसी और स्कूल में कोशिश नहीं करनी, उसे हॉस्टल में ही भेजना है। यहाँ घर में रखने के लिए मैं उसे नहीं लाया हूँ। मैं क्या जानता नहीं कि इस घर में, कौन कहता है? अजय कहता है मीरा से। जब चला जाता है बंटी अजय के साथ कलकत्ता, तो वहाँ भी उसको एक नया परिवेश मिलता है, वहाँ उसका एक नया भाई मिलता है, एक नई माँ मिलती है, तो वहाँ भी वो एडजस्ट कर ही नहीं पाता है बंटी।
तो इसी पर अजय कहता है कि मैं उसे घर में रखने के लिए नहीं लाया हूँ, बल्कि उसे कहाँ भेज देंगे, हॉस्टल भेज देंगे। और इस तरह वह माँ बाप के होते हुए भी बिल्कुल ही अलग थलग हो जाता है और हॉस्टल में रहने के लिए बाध्य होता है। ठीक, यहीं पर हमारा उपन्यास समाप्त होता है। तो कैसा लगा उपन्यास ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय।